Hello everyone, I am SK Gupta. I welcome you all on our YouTube channel of School of Science and Achievers Academy. बच्चों ये 10th का मेटलर्जी सेक्शन होने वाला है। 10th का हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसमें हमारा एक सेक्शन आता है मेटलर्जिकल सेक्शन। कौन सा सेक्शन होता है बच्चों? मेटलर्जिकल सेक्शन। तो आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्या मैं बोल रहा हूं जल्दी से बताओ? मेटलर्जी है ना। मेटलर्जी की अगर मैंने बात की है, मेटलर्जी की बात की है बच्चों मैंने, तो मेटलर्जी वर्ड समझने से पहले अपने को कुछ और चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सही है ना? अरे बोलिए हाँ या ना। समझने के लिए आप लोग रेडी हैं? बहुत सुंदर। तो सुनो, सबसे पहला वर्ड आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि हमारे पास ये जो मेटल्स है, मेटल्स मिलता कहाँ है? मेटल्स मिलता कहाँ है, यानी अक्रेंस कहाँ होती है मेटल्स की? क्या हवा में मेटल मिल जाती है ना? क्या हवा में अपने को मेटल मिल जाती है या पानी में मिल जाता है? कहीं ना कहीं तो मेटल्स मिलता होगा ना यार। मिलता होगा, डेफिनेटली मिलता होगा। तो मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूं कि बहुत सारे जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ दी मेटल्स आपके अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में। अर्थ की खुदाई होती है ना, माइनिंग्स वगैरह होती है, तो वहां पे बहुत सारे मेटल्स आपको मिलते हैं। सही है ना? तो मेटल्स हमारे पास इतना तो पता चला। कहाँ मिलते हैं बच्चों? जल्दी से बताओ। मेटल्स कहाँ मिलते हैं? जल्दी से बताओ। अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ओके गुड। उसके बाद सुनना कि जो मेटल्स मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, क्या वो हमारे लिए प्योर होते हैं? क्या हमारे लिए वो मेटल्स हम यूज कर सकते हैं? क्या वो प्योर मेटल होते हैं? तो नहीं, है ना। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जो मेटल्स मिला अपने को वो दो स्टेट में मिल सकता है। सही है? ध्यान से सुनना। कोई भी अर्थ क्रस्ट से हमने क्या निकाला? अर्थ क्रस्ट से हमने मेटल्स को निकाला या एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया, मेटल को, मेटल ही बोलो। तो ये अर्थ क्रस्ट से आप माइनिंग करते हो तो कोई भी मेटल मिलेगा तो या तो वो कंबाइंड फॉर्म में होगा, बोलो, या तो कंबाइंड फॉर्म में होगा, कंबाइंड फॉर्म। और दूसरा क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताओ। फ्री स्टेट में होगा। क्या होगा? फ्री स्टेट में होगा। कंबाइंड फॉर्म का मतलब क्या है और फ्री स्टेट का मतलब क्या है? कंबाइंड फॉर्म का मतलब है, जैसे अपन लोग बात करें आयरन की बात करें तो प्योर मेरे को आयरन अर्थ क्रस्ट में नहीं मिलेगा। सिर्फ आयरन नहीं मिलेगा, उसके साथ आयरन का हो सकता है सल्फेट हो सकता है आपके पास क्या हो बच्चों? कार्बोनेट हो, है ना, हो सकता है ऑक्साइड हो। तो ये टाइप्स का, यानी किसी ना किसी के साथ वो कंपाउंड बना के रहा होगा हमारे अर्थ क्रस्ट में। सही है ना? जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं कैल्शियम का, तो कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में रह सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में रह सकता है ना, कैल्शियम सल्फाइड के फॉर्म में रह सकता है। तो बहुत सारे फॉर्म हैं जो कि हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। वही अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो कंबाइंड फॉर्म में रहता है और कौन कौन सा एलिमेंट है जो अनकंबाइंड फॉर्म में, यानी फ्री स्टेट में होता है। फ्री स्टेट का मतलब ये है कि आपके पास अर्थ क्रस्ट में वो अकेला रहने वाला, वो किसी से कंपाउंड बनाने वाला नहीं है, किसी से बॉन्ड बनाने वाला नहीं है। सही है ना? बाकी लोग ऑक्सीजन के साथ बना रहे हैं, सल्फर के साथ बना ले रहे हैं, कार्बन के साथ बना ले रहे हैं, सल्फाइड के साथ बना ले रहे हैं, तो बहुत सारे टाइप्स के बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये कंबाइंड हम स्टेट बोलते हैं या कंबाइंड फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। और जो फ्री स्टेट में है उनको हम नेटिव क्या बोलते हैं बच्चों? नेटिव मेटल्स। नेटिव, है ना, नेटिव क्या बोल सकते हैं इसको? जल्दी से बताइए। नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट भी बोलते हैं। सही है? अब सुनो, यहाँ पे मैं एलिमेंट को कैटेगराइज करता हूँ कि कौन सा एलिमेंट हमारे पास फ्री स्टेट में मिलता है और कौन सा एलिमेंट हमारा कंबाइंड स्टेट में मिलता है। सही है? तो जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बच्चों? रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है। याद करिए, आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ा हुआ है। पढ़ा है क्या बच्चों? जल्दी से बोल दो हाँ या ना। जल्दी से बताइए हाँ या ना। पढ़ा है ना? तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या देखा था, है ना? बताइए। काशीनाथ के माली ने, है ना, काशीनाथ के माली ने, है ना, आलू ज्यादा फीकी पकाई थी। आलू ज्यादा फीकी पकाई, है ना, है। कौन है आज आया, ऐसा ही था। तो ये देखो, ये जो हमारे पास तीन मेटल है, ये जो तीन मेटल है हमारे पास,
मर्क्यूरी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव, है ना, लेस रिएक्टिव मेटल। अब सोचो आप कि जब ये किसी के साथ रिएक्शन करना ही नहीं चाहता है, लेस रिएक्टिव मेटल है, जब ये किसी के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहता है तो किस स्टेट में रहना चाहेगा? ये किस स्टेट में रहना पसंद करेगा बच्चों? फ्री स्टेट में। वो किसी के साथ कंबाइन ही नहीं होगा, तभी तो बोल रहे हैं इसको फ्री स्टेट में रहना चाहेगा। क्यों कंबाइन नहीं हो रहा है? बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव इन नेचर। तो किसी के साथ बॉन्ड बनाने की इच्छा ही नहीं शो करता है। इसके वजह से ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं। आई बात समझ या नहीं है? जल्दी से बताइए, आई बात समझ या नहीं है बच्चों? 100% बताइए, जल्दी से बताइए। सभी लोगों को समझ में आया? पक्के से आया? गुड। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जितने ये हमारे पास जो मेटल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हाईली, बोलो बोलो, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इनका कंपाउंड तो सबसे ज्यादा, इनका जो कंपाउंड है ये सबसे ज्यादा आपके किस फॉर्म में मिलेंगे बच्चों? कंबाइंड में। किसमें? बोलो बोलो, कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। और इनका सबसे ज्यादा ऑक्साइड मिल सकता है ना, सल्फाइड मिल सकता है। और ये जो है कैटेगरी, ये मॉडरेट का है। क्या है? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। क्या है? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है। तो मॉडरेट रिएक्टिव है यानी रिएक्ट तो कर रहे हैं ना, तो इनका भी अपने को किस फॉर्मेट में मिलता है? जल्दी से बताइए। कंबाइंड स्टेट में ही, यानी कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल्स मिलता है। सही है नहीं है? बताओ। तो अर्थ क्रस्ट में मैंने अभी आप लोगों को सिंपल से इतनी ही चीजें बताई है कि अपने पास हम जब अर्थ क्रस्ट से कोई भी चीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे दो हमारे पास टेंडेंसी हो सकती है। या तो मेटल्स हमारे पास कंबाइंड फॉर्म हो, ये सारे कंबाइंड फॉर्म में हो सकते हैं, या तो हमारा फ्री स्टेट में हो। आप लोगों ने सुना होगा कि जब माइनिंग्स होती है तो वहां बहुत सारे गोल्ड का आपको ये मिल जाए, है ना, प्लेटिनम का मिल जाए, सिल्वर का मिल जाए, है ना। ये आपको क्या बोलते हैं उसको, एक हम वर्ड यूज करेंगे आगे चल के, नगट्स, उसका मतलब मैं बताऊंगा। ठीक है? क्या है ये? आप माइनिंग कर रहे हो और वहां पे धूल मिट्टी में लगा हुआ आपको क्या मिल जाएगा? गोल्ड मिल जाएगा। वो किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाया होगा, उसमें कोई रस्टिंग नहीं हुई होगी। बात समझ में आती है या नहीं आती है बच्चों? जल्दी से बताइए हाँ या ना। तो ये आपके पास हाईली रिएक्टिव हो गया, ये मॉडरेट रिएक्टिव हो गया, और ये हमारा जो है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हो गया। तो सबसे पहले हमने एलिमेंट्स यानी कि अर्थ क्रस्ट से जो हमारा एलिमेंट्स मिला उसको कितने कैटेगरी में हमने डिवाइड किया बच्चों? जल्दी से बताइए। दो कैटेगरी में। कितने? दो कैटेगरी में, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। ये सब हमारा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है और ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्या है बात समझ में आई या नहीं है? वेरी गुड। अब सोचो दूसरा अब क्वेश्चन क्या आता है। दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये आता है कि अब जब हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, माइनिंग्स अगर हम करते हैं, तो चलो अपने ही घर पे माइनिंग करना स्टार्ट करते, कुछ ना कुछ तो मिलेगा कुछ ना कुछ तो मेटल्स मिलेगा। गोल्ड मिल जाए क्या पता, गोल्ड मिल जाए, या मर्क्यूरी मिल जाए, या सिल्वर मिल जाए, बहुत कॉस्टली मेटल होते हैं। ये मिल जाए तो हम लोग की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन देखो प्रॉब्लम्स क्या होता है इसमें, अभी यहाँ से डायरेक्ट आपको नहीं मिलने वाली, अलग भी आपको करना है, अलग भी सारी चीजें करनी पड़ेगी। यहाँ से फ्री स्टेट वाला है तो ठीक है, अगर ये है कंबाइंड स्टेट वाला है तो इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के बारे में अपने को यहाँ से पढ़ना है। जैसे मैंने क्या बोला, देखो हमारे पास क्या होता है, मिनरल्स, दो वर्ड यूज करूंगा, मिनरल्स, है ना, मिनरल्स, और क्या है, मिनरल्स के बाद हमारे पास ओर है। क्या है? ओर्स है। सही ना? दो वर्ड को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना, मिनरल्स को, है ना, और आपको किस चीज को, मिनरल्स एंड ओर्स को समझना पड़ेगा कि ये मिनरल्स और ओर्स होता क्या है। ठीक है? मिनरल्स और ओर्स होता क्या है। बहुत इजी एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं मिनरल्स और ओर्स का। कोई भी चीज, ध्यान से सुनना, कोई भी चीज आप अर्थ क्रस्ट से निकालते हो, कोई भी चीज आप अर्थ क्रस्ट से निकालते हो तो उसको हम मिनरल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जल्दी से बताइए। कोई भी चीज आप अर्थ क्रस्ट से निकालते हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? मिनरल्स बोल सकते हैं। ये चीज छाप लीजिए बच्चों आप फटाफट, है ना, उसको हम क्या बोल सकते हैं? वो मिनरल्स बोल सकते हैं। लेकिन हर एक मिनरल्स को आप और नहीं बोल सकते हो। क्यों? जैसे मैं बोला कि मेरे को सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्शंस करना है। तो सोडियम मेटल तो फ्री स्टेट में मिलता नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने माइनिंग यानी खुदाई करना स्टार्ट किया। बात समझ में आती है ना? एक्सट्रैक्शंस यानी क्या बोल सकते हो उसको? डगिंग बोलते हैं ना, खुदाई करने का।
तो आपने खुदाई बहुत जगह पे किया, तो आपको यहां से एक पॉइंट से मिला, एक जगह से आपने बहुत सारे लोगों को लगा रखा है ये काम में कि सैंपल आप कलेक्ट करो भैया अलग अलग जगह से, सही है ना। तो एक जगह से हमारा सर्वे किया गया, तो यहाँ पे सैंपल ए मिला जिसमें हमारे पास सोडियम का अमाउंट क्या है, सोडियम जो है, सोडियम का परसेंटेज इसमें 75% सोडियम है, क्या है, सैंपल ए में 75% सोडियम है, बाकी हमारा रेस्ट ऑफ द इम्प्यूरिटीज है। दूसरे जगह से हमारे पास क्या किया गया, बताओ दूसरा भी कोई सैंपल लिया गया, सैंपल बी, इसमें हमारे पास सोडियम 65% ही है, और तीसरा जो है, तीसरा जो है, बताइए तीसरा हमने क्या किया, एक जगह से और सैंपल कलेक्ट किया और सोडियम के यहाँ परसेंटेज 50% है, रेस्ट ऑफ द इम्प्यूरिटीज है, अब मेरे को, अब सोचो कि मेरे को प्लांट लगाना है, क्या लगाना है, एक्सट्रैक्शंस करना है। वहां पे मेरे को पता है बहुत सारा सोडियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो एक्सट्रैक्शंस करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो उसके लिए आपको प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, प्लांट्स है ना, इंडस्ट्री वहां बैठानी पड़ेगी, प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें इसमें, यानी जो 25% इम्प्योरिटीज है उसको अलग करना पड़ेगा, प्योर फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो बहुत सारी प्रोसेस होती है। सही है, डिटेल डिस्कशन आप क्लास 12th में करते हो, यहाँ जस्ट एक आपके पास क्या है बच्चों, ओवरव्यू मिलता है इस चैप्टर का। तो सुनो, यहाँ पे हमारे पास सोडियम कितना है भैया, 75%, यहाँ 65%, यहाँ 50%। अब मैं क्या चाहूंगा, मेरे को फायदा कहाँ पे होगा अगर मैं अपना प्लांट्स लगाना चाहूँ, तो मेरे को सबसे ज्यादा सोडियम कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, है ना, यहाँ पे सोडियम सबसे ज्यादा मिलेगा, पल्ले पड़ा है नहीं पड़ा, यहाँ पे सोडियम सबसे ज्यादा मिलेगा। फिर यहाँ बताओ क्या, बोलो जल्दी से, यहाँ 65% और यहाँ 50% है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरे को इकोनॉमिकली क्या हो, फायदा भी हो। तो ये दोनों, ये तीनों के तीनों मिनरल्स है, किसके मिनरल्स है, मिनरल्स है किस चीज के बच्चों, सोडियम के, लेकिन मैं सोडियम के और किसको बोलूंगा, और ऑफ सोडियम कौन सा होगा, और ऑफ सोडियम कौन सा होगा बच्चों, जल्दी से बताओ, और ऑफ सोडियम सैंपल ए ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ परसेंटेज ऑफ सोडियम हाई है। अगर यहाँ पे मैं अपने लेबर को लगाता हूँ और वो अपने को पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने पैसा लगाया 1 लाख रुपया, तो यहाँ से मेरे पास रिटर्न कुछ आना चाहिए ना, फायदा होना चाहिए, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होनी चाहिए। अगर 1 लाख लगाया हूँ तो मैं तो मिनिमम आउटपुट चाहता हूँ ना कि 1,30,000 तक आए यहाँ से, यानी 30,000 फायदा हो, तभी मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे मैंने पैसा लगाया 1 लाख रुपया, 1 लाख ही आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं इन्वेस्ट करने का। यहाँ मैंने 1 लाख लगाया 80,000 यहाँ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं इन्वेस्ट करना। समझ में आ रही है बात नहीं? तो आप लोगों को और मिनरल्स में बेसिक यही डिफरेंस है। और क्या होता है, कोई भी चीज अर्थ क्रस्ट से आप निकालते हो तो आप उसको और बोल सकते हो, लेकिन सॉरी मिनरल्स बोल सकते हो। और किसको बोलोगे बताओ, और किसको बोलोगे, जल्दी से बताओ बच्चों, और किसको बोलोगे, फटाफट बता दो, और किसको बोलने वाला हो, बोलो। और हमारे पास वो होगा, और हम उसको बोलेंगे जहां से उस मिनरल्स को मैं और बोलूंगा जिसमें इकोनॉमिकली बेनिफिट हो, अपने को क्या हो, इकोनॉमिकली बेनिफिट हो और इजी टू एक्सट्रैक्ट हो, इजी टू एक्सट्रैक्ट एंड इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो। आई बात समझ या नहीं आई बच्चों, जल्दी से बताओ हाँ या ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप लोगों के पास क्या होता है, आप लोगों के पास बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल से लेता हूं। जैसे आप लोगों को पता है सिलिका, एल्युमिनियम की अगर मैं बात करूं, एल्युमिनियम हमारे पास क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूं कितने मिनरल्स होते हैं, तो 2 मिनरल्स मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, ये दोनों याद होना चाहिए। Al2O3.3H2 क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ। Al2O3.2H2 है यहाँ 2H2O, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉक्साइड बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है बॉक्साइड, सही है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज है Al2O3.SiO2 है ना, डॉट क्या है बच्चों, जल्दी से बोलो 2H2O है, क्या है 2H2O, यहाँ 2 टाइम्स SiO2 है। इसको हम क्ले बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। इसमें भी देखो सिलिका है, इसमें भी क्या है, जल्दी से बताओ, यहाँ भी क्या है, सॉरी एल्युमिनियम है, और यहाँ भी एल्युमिनियम है, बॉक्साइड में भी एल्युमिनियम है, क्ले में भी एल्युमिनियम है। अब सोच के देखो, आप सोच के देखो कि ये दोनों हमारा मिनरल्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, दोनों मिनरल्स क्या कहलाएगा, बोलो मिनरल्स ऑफ एल्युमिनियम कहलाएगा। लेकिन यहाँ इस दोनों में से मैं और किसको बोलूंगा, इस दोनों में से मैं और किसको बोलूंगा, बॉक्साइड को बोलूंगा या क्ले को बोलूंगा बच्चों, बॉक्साइड को बोलूंगा या क्ले को बोलूंगा। सोचो अपने को फायदा कहाँ पे होगा, यहाँ पे अपने को सिर्फ
वाटर और क्या हटाना है बताओ, ऑक्सीजन को हटा देंगे तो एल मिल जाएगा। यहाँ पे वाटर भी हटाना है ना, SiO2 को भी हटाना है, ऑक्सीजन को भी हटाना है। तो यहाँ पे ज्यादा मेहनत लगने वाली है, ज्यादा पैसा मेरा खर्च होगा, तो ये वाला हम क्यों चूज करेंगे? इस वाले को चूज करना मेरे लिए बेवकूफी है, यानी लॉस होगा अपने को। इसमें अपने को क्या होने वाला है? फायदा होने वाला है। इसलिए कोई आपसे ओर ऑफ एल्युमिनियम पूछे, ओर ऑफ एल्युमिनियम पूछे तो क्या होगा? बॉक्साइट होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओर ऑफ एल्युमिनियम बॉक्साइट होगा। मिनरल्स ऑफ एल्युमिनियम दोनों हो सकता है, मिनरल्स दोनों हो सकता है, क्योंकि दोनों अर्थ क्रस्ट से ही मिलता है अपने को। समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ तक की चीजों आप लोगों को मे भी समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो आप पूछ सकते हो। जल्दी से करो, फटाफट यहाँ तक की चीजों को लिखो, फटाफट यहाँ तक चीजों को छापो। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। यहाँ तक की कहानी की चीजें समझ में आ गई, ओर और मिनरल्स के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। अपने काम की चीज क्या है? ओर है या मिनरल है? अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो अपने काम की चीज ओर आया मिनरल आया? जल्दी से बताओ। ओर आया। तो अब ओर को क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं? टाइप्स ऑफ ओर के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ओर। टाइप्स ऑफ ओर कितने टाइप के एक्चुअली ओर होते हैं हमारे पास? जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन के साथ अगर वो बनाएगा कोई एलिमेंट, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम ऑक्साइड ओर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ। टाइप्स ऑफ ओर में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? ऑक्साइड ओर की हम बात करने वाले हैं। ऑक्साइड ओर सल्फर के साथ बनाएगा तो सल्फाइड ओर बरतेंगे, है ना। कार्बोनेट के साथ बोले बनाया होगा तो कार्बोनेट ओर बोलेंगे। सही है ना? अरे बोलो हाँ या ना। यहाँ तक कि हेलोजन के साथ बनाया होगा तो हेलाइड ओर बोलेंगे। हेलोजन समझ में आता है ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ अगर हमारे पास बनाया है, वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम हेलाइड ओर बोलने वाले हैं। अरे समझ में आया नहीं आया? वही हमारे पास सल्फेट के साथ बनाया होगा तो सल्फेट ओर बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? जल्दी से बताओ। सल्फेट ओर बोलने वाले हैं। पहले पढ़ा? अरे हाँ या ना? तो ये देखो ऑक्साइड ओर में जो आपको मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं वो एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को ऑक्साइड्स ओर में आप लोगों को क्या बॉक्साइट याद रखना है ना? बॉक्साइट और बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला क्या था? Al2O3.2H2O। किसका ओर है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसका ओर है? तो एल्युमिनियम का ओर है। किसका? ओर ऑफ क्या है बच्चों? एल्युमिनियम है। आई बात समझ या नहीं आई? जल्दी से बताओ हाँ या ना, हाँ या ना बच्चों, फटाफट। उसके बाद हमारे पास मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट। क्या? HM, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट लिखो। क्या लिखो पहले? हेमेटाइट लिखो। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। HEAM, हेमाटाइट, हेमेटाइट। हेमेटाइट हमारे पास क्या है? Fe2O3 है। जल्दी से बताओ क्या है? हेमेटाइट जो है ये क्या है? जल्दी से बताइए। हेमेटाइट ये क्या है बच्चों? Fe2O3, इसको हम क्या बोलते हैं? हेमेटाइट बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है मैग्नेटाइट, HM, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ओर। मैग्नेटाइट किस चीज का बनता है? Fe3O4। दोनों किसका ओर है? आयरन के ही ओर है। दोनों आयरन के ही ओर है। आई बात समझ? दोनों के दोनों आयरन के ही ओर है। दोनों में से आसानी से आप मैग्नेटाइट हेमेटाइट से निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सल्फाइड ओर की। किसकी? सल्फाइड ओर की। तो सल्फाइड ओर में हमारे पास आपको क्या याद रखना है? ध्यान से सुनना। जिंक ब्लेंड, ZnS। ZnS को हम जिंक ब्लेंड बोलते हैं। जिंक, है ना, ब्लेंड, जिंक ब्लेंड बोलते हैं। ये किस चीज का ओर है? ZnS किस चीज का ओर है बच्चों? जिंक का, जिंक का। ये किसका ओर है? जिंक का। बात समझ में आती है? उसके बाद हमारे पास ZnS के बाद आपको और जो याद रखना है, ग्लेना, PbS। क्या याद रखना है? PbS। PbS का नाम क्या होता है? ग्लेना। क्या याद होता है? जल्दी से बताइए। ग्लेना, GALENA, ग्लेना। ये होता है लेड का ओर। किसका ओर होता है? Pb, लेड का ओर होता है। सही है बच्चों। HGS, HGS किसका ओर है? मर्क्यूरी का। HGS किसका ओर है बच्चों? जल्दी से बताओ। मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी का। और इसका नाम क्या होता है? सिनेबार। क्या होता है? जल्दी से बताना। सिनेबार। ये जितना मैं लिख रहा हूं और आप लोगों को इतना तो पता ही होना चाहिए। और कार्बोनेट का आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो है। क्या है? जल्दी से बताइए। CaCO3, जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन बोलते हैं। आई बात समझ या नहीं है? जल्दी से बताओ। CaCO3 को लाइमस्टोन कैल्शियम का ओर है। किसका है? कैल्शियम का ओर है। कैल्शियम का ओर है। उसके बाद हमारे पास और क्या आता है? जिंक,
कैलामाइन क्या आता है बच्चों? ZnCO3। जिंक कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? इसको कैलामाइन। कैलामाइन कैलामाइन और ये किस चीज का और है? जिंक का और है। सही है बच्चों, यहाँ तक की पल्ले पड़ा कहानी। वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास हेलाइड और में NaCl याद रखो, जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। रॉक सॉल्ट और किस चीज का और होता है? सोडियम का और होता है। किसका होता है? सोडियम का और होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का और में कर्नालाइट। कर्नालाइट कर्नालाइट क्या होता है ना? KCl.MgCl2. कितना H2O बच्चों? 6H2O। ये किस चीज का और है? मैग्नीशियम का और है। किस चीज का? मैग्नीशियम का और है। नेक्स्ट हमारे पास बात आता है सल्फाइड और में। सल्फाइड और में आप लोगों को याद रखना है जिप्सम इप्सम का। जिप्सम और इप्सम है ना। सल्फेट और में आप लोगों को किसका नाम याद रखना है बच्चों? जल्दी से बताओ। जिप्सम का याद रखना है। जिप्सम और इप्सम। इप्सम दोनों साथ में याद रखोगे तो याद रहेगा। सही है ना? इप्सम सॉल्ट। जिप्सम में हमारे पास फॉर्मूला सभी को पता है इसका। जिप्सम का CaSO4 होता है। CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O जिप्सम का। और किसका होता है? कैल्शियम का। और ऑफ बोलो बोलो कैल्शियम होता है। वही इप्सम सॉल्ट क्या होता है? MgSO4 होता है। MgSO4.7H2O। ये देख लो किसका और है? और ऑफ मैग्नीशियम है। इतनी चीजें तो आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQ में पूछी जा सकती है। जितना मैंने दिखाया है ये चीजें अब भी याद कर लो, क्लास 12 में फिर से आएगा ये, अगर आपने साइंस लिया तो। ये चीजें जल्दी से याद करिए, फटाफट याद करिए बच्चों, जल्दी से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। उसके बाद आगे की कहानी को मैं लेके चलता हूँ। सही है, याद हो गया होगा है ना, या छाप लिया होगा आप लोगों ने। चलिए वीडियो पॉज करके इसको फटाफट लिख लीजिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फिर आती है कहानी मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? देखो क्या क्या चीजें पता चल चुकी है कि अपने पास एलिमेंट कोई कैसे मिलता है, तो अर्थ क्रस्ट में मिलता है। अर्थ क्रस्ट में किस किस फॉर्म में रह सकता है? कंबाइंड में रह सकता है और फ्री स्टेट में रह सकता है। कंबाइंड फॉर्म होगा, ये सारे कंबाइंड फॉर्म ही हमने डिस्कस किए। कंबाइंड फॉर्म में है वो, सही है ना, कंबाइंड फॉर्म है तो एक्चुअली हमने बताया था कि दो कंबाइंड फॉर्म है तो हमारे पास वो मिनरल्स की तरह बिहेव कर सकता है। अर्थ क्रस्ट से कोई भी चीज निकालोगे तो मिनरल्स की तरह बिहेव करेगा या और की तरह बिहेव करेगा, है ना। कोई भी चीज निकालोगे तो मिनरल्स होगा। वैसे बहुत सारे अपने को पास मिनरल्स दिए होंगे, उसमें से हम और को कैसे डिसाइड करते हैं? जिसमें मेटल की कंटेंट ज्यादा हो और जिसको हम इकोनॉमिकली एंड इजिली एक्सट्रैक्ट कर सके, उसी को हम ओर बोलेंगे। ओर को हमने कितने कैटेगरी में जनरली डिवाइड किया है? 5 में। देखो, ऑक्साइड और, सल्फाइड और, कार्बोनेट और, हेलाइड और एंड सल्फेट और। यहां तक की कहानी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब आते हैं हम मेटलर्जी के डेफिनेशन को समझते हैं। अब ये तो आ गई ना बात, यहां तक की कहानी। अब अपने पास एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस होता है इस ओर से मेटल को अलग करने का, प्योर मेटल को अलग करने का। सही है ना? सुनना मेटलर्जी का डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, क्या है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल, है ना, प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, है ना। उसके ओर से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की ही प्रोसेस को हम मेटलर्जी बोलते हैं। आई बात समझ आप लोगों को? अरे हाँ है ना, एक बात तो बोल दो। सही है, वेरी गुड। देखो, आप इस ओर से है ना एक्सट्रैक्ट करते हो प्योर मेटल, उस प्रोसेस को ही हम मेटलर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मेटलर्जिकल क्या होंगे? स्टेप्स होंगे, है ना। बहुत सारे वेरियस स्टेप्स होते हैं ये इस ओर से प्योर मेटल बनाने का। उस प्रोसेस को अपने को क्या करना होगा? समझना होगा, अच्छे से समझना होगा। रेडी हो आप लोग? यस और नो? बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ है ना, छापिए पहले यहां तक की चीजों को, छाप दीजिए फटाफट। चलिए बच्चों, देखिए ये मैंने आप लोगों का 10th लेवल का पूरी मेटलर्जी का एक फ्लो चार्ट बना दिया है। इस फ्लो चार्ट को अगर समझ गए, ये अपने दिमाग में डाल लिए कैसे कैसे मेटलर्जी होता है, तो अपना भी तुम लोग प्लांट खोल सकते हो। टेंशन की बात नहीं है, समझो। अब हमारे पास क्या है? ओर है। क्या है? ओर है। और तो आपको पता चल गया क्या होता है? अरे बोलो हाँ या ना। और पता चल चुका है ना? बहुत सही, ठीक है। और पता चल चुका है। और हमारे पास और को हमने क्या किया है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और किया है। यानी और कोई भी लेते हो तो इसमें मेटल प्लस क्या होता है बच्चों? इम्प्यूरिटीज बहुत सारी होती है।
इम्प्यूरिटीज बोलते हैं। इम्प्यूरिटीज को याद रखना, इम्प्यूरिटीज को आज से हम गैंग बुलाएंगे, है ना, गैंग पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे? कोई भी इम्प्यूरिटीज एसोसिएटेड होगी, है ना, कोई भी इम्प्यूरिटीज एसोसिएटेड होगी मेटल के साथ, तो इसको गैंग पार्टिकल्स, मैं इसको गंदू या गंगू बोलता हूँ, गंगू पार्टिकल्स, गंदू पार्टिकल्स, गंदा, है ना। तो गैंग पार्टिकल्स इसको बोलते हैं इम्प्यूरिटीज को। तो यहां से इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए, है ना, इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए इतना सारा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तुम बोलोगे सर पानी से धो देते हैं ना, पानी से धो देते हैं, सारी इम्प्यूरिटीज अलग करो, वो तो सिर्फ हमारे पास किसके लिए वैलिड हो सकती है? जो एकदम फ्री स्टेट में, प्योर फॉर्म में पहले से प्रेजेंट हो, सिर्फ उसमें धूल मिट्टी लगा हुआ हो, तो वो आप कर सकते हो। बात समझ में आई या नहीं है? जैसे घर पे आप, क्या होता है, गेहूं आपको पता होगी, है ना, गेहूं को जब हम उसमें मिट्टी वगैरह चला जाता है तो हम क्या करते हैं, पानी में उसको क्या करते हैं बच्चों, पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने से मिट्टी क्या हो जाती है? गल जाती है। मिट्टी गल जाती है, उसके बाद हम गेहूं को अलग निकाल लेते हैं, माटी अलग हो जाता है। तो भी एक आपका एक प्रोसेस हुआ। बात समझ में आती है नहीं आती है? आप दो चीजों को अलग अलग कर रहे हो, इम्प्यूरिटीज को अलग कर रहे हो। तो यहाँ पे भी देखो वो तरीका है, उस तरीका को हम हाइड्रोलिक वॉशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक वॉशिंग बोलते हैं। फोर्थ फ्लोटेशन, देखो जब ओर से आप इम्प्यूरिटीज हटाते हो तो 100% तो नहीं हटेगी, कुछ ना कुछ उसमें बच जाएगी, कुछ ना कुछ उसमें इम्प्यूरिटीज बच जाएगी। आई बात समझ या नहीं आई? तो इम्प्यूरिटीज बच गई, इसके वजह से इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स बोल रहे हैं। यानी कि पहले हमारे पास सपोज 25% इम्प्यूरिटीज थी, तो अभी हमारे पास 2 to 3% इम्प्यूरिटीज होगी, और यही 2 से 3% इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए इतना प्रोसेस अपने को करना पड़ता है, इतना प्रोसेस अपने को करना पड़ता है, सोचिए, है ना। फिर आती है बात फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। क्या आती है? फोर्थ फ्लोटेशन, याद रखिएगा, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड किसके लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। किसके लिए? सल्फाइड ओर के लिए, सल्फाइड ओर के लिए। बस इतना याद रखिएगा, इसमें बाकी कुछ नहीं, क्लास 12th में इसको हम सीखेंगे, है ना। केवीपीवाई में अगर कभी पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए। केवीपीवाई हो गया, ओलंपियाड हो गया, तो इसमें सारी पूछ सकता है किसके लिए यूज करते हैं फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर मैंने जैसे लिखवाया था ना, ग्लेनाल हो गया, सिनेबार हो गया, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड बस सिंपल वे में बताता हूं, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऐसा समझो, या ऐसा समझो कि ये हमारे पास ऐसा है, ये हमारे पास कोई और है जिसमें हमने इसको क्रशिंग कर दिया। क्या कर दिया? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग किया। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का मतलब समझते हैं ना, जैसे हम गेहूं को पीस देते हैं, आटा बनाते हैं, उसको क्रश करके बनाते हैं, ग्राइंड करके बनाते हैं, वैसे ही हमने ओर को भी बहुत क्रश किया, ग्राइंड किया, फोड़ा, तोड़ा, फोड़ा, जोड़ा, सही है। तो यहाँ पे आपको पाउडर फॉर्म में ओर मिल गए हैं, पाउडर फॉर्म में, जिसमें इम्प्यूरिटीज भी। इम्प्यूरिटीज, या तो इम्प्यूरिटीज हमारे पास है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होना चाहिए, या हमारा ओर ही मैग्नेट से अट्रैक्ट होना चाहिए, मेटल ही अट्रैक्ट होना चाहिए मैग्नेट से। तो एक हमारा मेटल से मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको हम अट्रैक्ट करके बाहर इम्प्यूरिटीज वहीं के वहीं रह जाएगी। आई बात समझ या नहीं आई? यानी इससे हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। फिर भी थोड़ी बहुत इसमें इम्प्यूरिटीज तो आ ही जाती है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, या दूसरा वर्ड यूज किया जाता है इनरिचमेंट्स ऑफ ओर। क्या? इनरिचमेंट्स ऑफ ओर भी बोलते हैं, यानी कि ओर की अमाउंट पहले से ज्यादा हो चुकी है, यानी इम्प्यूरिटीज कम हो चुकी है, सही है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स बना, तो अब हम चेक करते हैं कि ये जो हमारा मेटल है, ये जो हमने मेटल्स लिया है, ये किस टाइप का है? मॉडरेट रिएक्टिव का है ना, मेटल विद हाई रिएक्टिव है, या मॉडरेट रिएक्टिव है, या लो रिएक्टिव है। अगर वो हाई रिएक्टिव का मेटल होगा, जैसे मैंने बताया आपको, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो वो आपके पास, उसको आपको मेल्ट कराना होगा। क्या कराना होगा? मेल्ट कराना। मोल्टेन स्टेट का मतलब समझ में आता है ना, हीट करो, हीट करो, हीट करो, यानी कि जब तक वो पिघल ना जाए, मेल्ट ना हो जाए, तब तक हीट करो। मेल्ट करने के बाद आपको उस पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराना होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस? इस पे हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन स्टेट आपको कराना है। मोल्टेन स्टेट ओर को आप पे इस पे इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल मिल जाएगा। आई बात समझ या नहीं है?
लेकिन इस मोल्टेन स्टेट पे पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। जैसे NaCl को अगर आप नमक जो आपके घर पे आता है उसको आपको मोल्टेन स्टेट में लेके जाना है तो कम से कम 800 से 800 to 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके मोल्ट होता है। फिर मेटल विद मीडियम रिएक्टिव्स। अब मीडियम रिएक्टिव में या तो वो कार्बोनेट का और होगा या वो सल्फाइड का और होगा। किसका होगा? या तो वो कार्बोनेट का और होगा या सल्फाइड का और होगा। कार्बोनेट का अगर और हुआ तो इस पे हम कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं? कैल्सिनेशन प्रोसेस। C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन, याद रखिएगा। C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन। बच्चे भूल जाते हैं कि किसमें हम कौन से प्रोसेस के लिए कैल्सिनेशन करते हैं और कौन से प्रोसेस के लिए रोस्टिंग करते हैं। C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन। सल्फाइड और S फॉर रोस्टिंग है ना, रोस्टिंग एंड सल्फाइड और के लिए यूज किया जाता है। तो यहां से दोनों प्रोसेस से इधर से जाओ या इधर से जाओ तो आपके पास मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। मेटल का ऑक्साइड यानी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल की फॉर्मेशन होगी। यहां से ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स बना, उसके बाद आपको इसको रिडक्शन करना है विद कार्बन या कोक भी बोलते हैं। कार्बन से कर दो या कोक से कर दो, फिर आपको प्योर मेटल मिलेगा। उसको आप रिफाइन कर दोगे तो आपके पास प्योर मेटल मिल जाएगा। सही है। लो रिएक्टिव मेटल्स ये सल्फाइड और के ही जनरली होते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे? सल्फाइड और के लिए मैंने बताया रोस्टिंग प्रोसेस यूज करना है। रोस्टिंग यूज करोगे मेटल मिल जाएगा डायरेक्ट। मेटल को आप रिफाइन कर दोगे, प्योर मेटल मिल जाएगा। ये पूरी की पूरी हमारे पास क्या थी बच्चों? फ्लो चार्ट थी। आपके पास पूरी मेटलर्जी जो अपने को स्टडी करनी है। आपको यहाँ डिटेल्स में किसके बारे में जानना है? कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, यानी मीडियम रिएक्टिव वाले मेटल्स के बारे में आपको अच्छे से जानना है। और क्या? मेटल विद लो रिएक्टिव मेटल्स के बारे में जानना है। हाई रिएक्टिव मेटल्स की मेटलर्जी आप लोगों को नहीं स्टडी करनी है। समझ गए? अरे बोलो हाँ या ना। वही क्लास 12th में जाओगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से और डिटेल्स डिस्कशन आप लोगों को मिलेगा। क्लियर हुआ? जल्दी से छापिए यहाँ तक की कहानी को, जल्दी से छाप लीजिए आप लोग। फटाफट छापिए, फटाफट छापिए, फिर मैं बताता हूं आप लोगों को। फटाफट छापिए, फिर बताता हूं आगे की कहानी। सही है? चलिए देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकता है आप लोगों को, है ना? कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के पास आ सकता है। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को करा देता हूं, टेंशन नहीं लीजिए कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, है ना? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम ओर इज नोन एज, है ना? रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम दी ओर इज नोन एज क्या बोलते हैं? ओर से अगर हम इम्प्यूरिटीज हटा रहे हैं तो इसको हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स बोल रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग से क्या लगता है आप लोग को? इम्प्यूरिटीज हटती है क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना? उसी में रहता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। क्या बोलते हैं? क्या? हाँ बिल्कुल बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स ही तो बोलते हैं जब आप इम्प्यूरिटीज को हटाओगे। तीसरा ऑप्शन था वैसे मिनरल्स और चौथा ऑप्शन था गैंग। गैंग पार्टिकल्स तो इम्प्यूरिटीज को ही बोलते हैं बच्चों। देखो अगला हमारे पास क्या है? Which of the following method is used for the concentration of hematite ore? हेमेटाइट ओर किसका था? हेमेटाइट ओर किसका था? जल्दी से बताओ। हेमेटाइट ओर किसका था? जल्दी से बताओ। आयरन का था। तो आयरन के लिए कौन सा हम प्रोसेस यूज करेंगे? आयरन के लिए कौन सा यूज करेंगे यार? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के लिए यूज करेंगे। सही है? अरे बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। वही अगला हमारे पास क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, है ना? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर, बताओ कौन सा? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड किसके लिए यूज किया जाता है? तो सल्फाइड ओर लिख दिया है मैंने, सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं। बहुत सही, बहुत ही सही। उसके बाद सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट। कौन सा ऐसा मेटल है जो अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मिलता है? बताइए जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मेटल कौन सा मिलता है? आयरन का मिलता है, एल्यूमिनियम का मिलता है, या कैल्शियम का मिलता है, या ऑक्सीजन का मिलता है? जल्दी से बताएंगे कौन सा अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मेटल किसका मिलता है? आयरन, ऑक्सीजन, या और कोई है? बताइए जल्दी से कौन सा है? जल्दी से बोलो, बता सकते हो आप लोग? बताइए बच्चों। मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम होगा। क्या होगा? एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट पे आपको मेटल्स मिलता है ये, है ना? सैंड में भी आपको बताया, क्ले के फॉर्म में मिलता है, बॉक्साइट्स के फॉर्म में भी मिलता है। तो सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में
अगर कोई मेटल्स एबंडेंस होता है तो वो एल्यूमिनियम होता है। सेकंड हमारे पास आयरन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास इस पे बन सकते हैं। अभी हमारा मेन जो कंसर्न है, मेन कंसर्न किस पे है बच्चों, बताइए जल्दी से, बोलो बोलो, अरे हाँ या ना बोलो। कंसंट्रेशन तो हमने कर लिया और का, कंसंट्रेशन तो हमने कर लिया है और का। अब अपने को और को किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, यानी कि ये वाला प्रोसेस अब यूज करना है ना। अपना और कंसंट्रेटेड हो गया तो पता चल गया होगा कि मेटल हमारे पास मीडियम रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव है। ये वाला तो अपने को स्टडी नहीं करना है ना। कार्बोनेट और सल्फाइड और के बारे में अपने को देखना है। अगर कार्बोनेट और होगा तो कैल्सिनेशन करके ऑक्साइड ऑफ मेटल बनाएंगे, सल्फाइड और होगा तो रोस्टिंग करके ऑक्साइड ऑफ मेटल बनाएंगे। उसके बाद रिडक्शन कर देंगे कार्बन से, तो क्या मिल जाएगा अपने को, बोलो बोलो, मेटल, प्योर मेटल मिलेगा। एक्चुअली मेटल मिलेगा, मेटल को अपन लोग क्या कर देंगे, रिफाइन कर देंगे, रिफाइनिंग करेंगे, रिफाइनिंग तो अपने को क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। सही है, चलो देखो इस पूरे ये को रफ करता हूं, अगले सेगमेंट पे आता हूं। अगला सेगमेंट भी हमारा क्या है बच्चों, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेंगे, मजा आएगा। अगला क्या है, कन्वर्जन ऑफ ओर, है ना। हेडिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। ओर से हम क्या बना रहे हैं, ओर टू मेटल ऑक्साइड, ओर टू मेटल ऑक्साइड। तो ओर टू मेटल ऑक्साइड्स की बात किया मैंने, तो हमारे पास दो प्रोसेस है। कितना है, जल्दी से बताओ कितने प्रोसेस है। ये करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, दो तरीके। एक है कैल्सिनेशन, क्या है, एक है कैल्सिनेशन, क्या है जल्दी से बताओ, कैल्सिनेशन। और दूसरा क्या है, रोस्टिंग, है ना। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आपके पास डायरेक्ट एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग बताओ। सही है ना, डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग बताओ। समझ में आया, तो देखो दोनों में हम हीटिंग करते हैं, क्या करते हैं, दोनों प्रोसेस में हम हीटिंग करते हैं, याद रखिएगा, दोनों प्रोसेस में हम हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। एक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं और दूसरे में विदाउट ऑक्सीजन हम हीट करते हैं। सही है ना। दोनों प्रोसेस में कैल्सिनेशन हो या रोस्टिंग हो, कैल्सिनेशन हो या रोस्टिंग हो, दोनों प्रोसेस में बच्चों हम क्या करते हैं, हीटिंग ही करते हैं। एक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं और दूसरे में विदाउट ऑक्सीजन हम हीटिंग करते हैं। आई बात समझ या नहीं है, बोलो बोलो हाँ या ना। यहाँ पे हमारे पास अब क्वेश्चन आता है कि किसमें हम ऑक्सीजन देते हैं और किसमें नहीं देते हैं। बहुत सिंपल है ना। इसमें हमारे पास हीटिंग ऑफ ओर, है ना, हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ, बता दो, एब्सेंस ऑफ, बोलो बोलो, ऑक्सीजन या एयर करो, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। क्यों यहाँ एब्सेंस की जरूरत होती है, कैल्सिनेशन किसके लिए हम करते हैं, पहले ये बताइए, कैल्सिनेशन किसके लिए करते हैं, जल्दी से बताओ बताओ बताओ। कार्बोनेट्स ओर के लिए। तो कार्बोनेट्स ओर में देखोगे, एग्जांपल्स में बता देता हूं, कार्बोनेट्स ओर में देखोगे तो पहले से ऑक्सीजन है, तो यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हीट कर दो, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। यानी कि कार्बोनेट ओर को किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनेट ओर कन्वर्ट इनटू बोलो बोलो, इनटू मेटल ऑक्साइड, इनटू मेटल ऑक्साइड में ये कन्वर्ट कर देगा। आई बात समझ या नहीं है, 100% आया सभी लोगों को, जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बताओ हाँ या ना। अगर यहाँ दूसरा पॉइंट अगर इसमें वाटर है, क्या है, बोलो बोलो, अगर इसमें वाटर है, इट रिमूव्स, है ना, हाइड्रेटेड पार्ट फ्रॉम दी ओर। यानी कि अगर इसमें पानी की इंप्यूरिटी सपोज है तो वाटर क्रिस्टल फॉर्म में है, तो उसको भी क्या कर सकता है, ये बाहर निकाल सकता है, क्योंकि हीटिंग कर रहे हैं तो वाटर क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। तीसरा पॉइंट, ये हमारे पास जो कैल्सिनेशन है, कोई वोलेटाइल इंप्यूरिटीज होगा, क्या होगा, वोलेटाइल का मतलब समझते हो, वेपर जिसका आसानी से बन जाए आफ्टर हीटिंग। वोलेटाइल impurities is also removed। आई बात समझ, हाँ या ना, बोलो जल्दी से बच्चों। जैसे एग्जांपल्स ये लिया कैल्सिनेशन का, वैसे ही एक और एग्जांपल्स आप ले सकते हो। जिंक कार्बोनेट को हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस ऑफ CO2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन कार्बोनेट FeCO3 को हीट करोगे, क्या बन जाएगा, FeO प्लस CO2। ये आपको सारे एग्जांपल देखो, ये आयरन का ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड है, तो 3 एग्जांपल्स तो आपको मिनिमम याद रखने हैं। समझ गए क्या, अरे हाँ या ना।
हाँ या ना, बोलो बोलो। बहुत सही, बहुत ही उत्तम विचार है आप लोगों के। अब आते हैं रोस्टिंग पे। रोस्टिंग क्या होती है भैया? रोस्टिंग किसके लिए करते हैं? रोस्टिंग किसके लिए करते हैं? इट इज यूज फॉर बोलो बोलो सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर एग्जाम्पल जैसे क्या था भैया? एग्जाम्पल HGS था, सिनेबार हो गया, ZNS था, जिंक सल्फाइड हो गया। इसके लिए हम यूज करते हैं। क्या इसमें ऑक्सीजन है? क्या इसके ओर में पहले से ऑक्सीजन है बच्चों? नहीं है। तो इसमें आपको हीटिंग ऑफ ओर करना है। हीटिंग ऑफ ओर इन दी प्रेजेंस ऑफ, इन दी बोलो बोलो प्रेजेंस ऑफ क्या होनी चाहिए? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हम हीट करने वाले हैं, समझ गए? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हम क्या करने वाले हैं? हीटिंग करने वाले हैं। पल्ले पड़ा जैसे एग्जांपल देखो, जिंक सल्फाइड हमने लिया, तो ये जैसे ही आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट किया तो जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? सही से बताओ, सभी को पल्ले पड़ा? बहुत सही। उसके बाद हमारे पास देखो एक और ले लेता हूं, FeS2, है ना, आयरन पाइराइड बोलते हैं इसको, FeS2 आयरन पाइराइड। इसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये FeO प्लस क्या बना लेगा बच्चों? SO2 की फॉर्मेशन कर देगा। क्या कर देगा? जल्दी से बताओ। SO2 की फॉर्मेशन कर देगा। FeO के बदले ये Fe2O3 बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? Fe2O3 बनाता है। सही है। ये आपको दोनों एग्जांपल्स बहुत ही अच्छे से पता होने चाहिए, बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे मैं बात करूं, एक और एग्जांपल ले लो, HGS। HGS को जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे, ये भी रोस्टिंग होगा, HgO प्लस SO2 बनाएगा, HgO प्लस SO2 का फॉर्मेशन देगा। तो इन सारे प्रोसेस में हमने क्या किया है? रोस्टिंग किया है, इन दी हीटिंग किया है, और को इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ या ना? हाँ या ना? यानी कि सल्फाइड और हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। सल्फाइड और ऑक्सीडाइज हो जाता है किस चीज में बच्चा? जिंक ऑक्साइड और SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। मॉइस्चर यहां से भी रिमूव होगा और वोलेटाइल इंप्यूरिटीज यहां से भी रिमूव होने वाली है। तो ये दोनों पॉइंट तो कॉमन है, बाकी डिफरेंस आपके सामने लिखी गई है। सही है ना बच्चों? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। क्लियर हुआ? वेरी गुड। छापिए इसको फटाफट, फटाफट छापिए, फिर आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। जल्दी करिए। चलो, अब हमारा मेन कंसर्न क्या बच गया कि अब मेटल ऑक्साइड तो हमने बना दिया। क्या बना दिया बच्चों? जल्दी से बताओ। मेटल ऑक्साइड बना दिया। मेटल ऑक्साइड से क्या बनाना है? मेटल ऑक्साइड टू अब कहां कन्वर्ट करना है? मेटल कन्वर्ट करना है। सही है ना? मेटल ऑक्साइड टू मेटल करना है। फिर मेटल के बाद प्यूरिफिकेशन यानी रिफाइनिंग करना है। क्या करना है? रिफाइनिंग करना है। आई बात समझ या नहीं आई? गुड। तो देखो, मेटल ऑक्साइड जब हमने बनाया था, जैसे ये हमने मेटल ऑक्साइड सपोज बना दिया, HgO हमने मेटल ऑक्साइड बनाया। HgO पहले आप डिसाइड करो कि HgO हमारे पास ये जो ऑक्साइड है, ये लो रिएक्टिव का है, लो रिएक्टिव का है या मॉडरेट रिएक्टिव का है? जल्दी से बताओ। HgO जो है लो रिएक्टिव का है या मॉडरेट रिएक्टिव का है? मॉडरेट रिएक्टिव का है। तो इसको डायरेक्ट हीटिंग करते जाओ, हीटिंग करते जाओगे तो Hg प्लस O2 में ये निकल जाएगा बाहर, Hg प्लस O2 में ही बाहर निकल जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? अब क्वेश्चन आता है दूसरा कि हमारे पास सपोज जिंक ऑक्साइड आया। जिंक ऑक्साइड आया, सर ये तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, ये तो इसको किस चीज से रिड्यूस कराया जाए भैया? इसको किस चीज से रिड्यूस करा जाए? तो कोक से। किस चीज से? कार्बन सॉलिड से कोक डाल दो, है ना? कोक डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा? जिंक बन जाएगा और CO गैस हमारा बाहर हो जाएगा। आई बात समझ या नहीं आई? ये जो हमारा मेटल मिला, ये अभी इसको प्यूरिफाई ही करना होता है, ये अगले प्रोसेस में हम सीखने वाले हैं। सही है नहीं है? जल्दी से बोलो हाँ या ना। वही हमारे पास देखो Fe2O3, Fe2O3 को कोक से रिडक्शन करा दो, Fe प्लस क्या बन जाएगा? CO बन जाएगा, Fe प्लस CO बन जाएगा। आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो, बहुत बड़ी इशू नहीं है रिएक्शन को बैलेंस करना। जैसे लेड ऑक्साइड, PbO को कोक से कराओ, कोक से कराओ, है ना? मॉडरेट रिएक्टिव है, इतना तो पता चलता ही है ना? तो यहाँ Pb आएगा और क्या आएगा? बोलो बोलो, CO आएगा। एक और तरीका है अपने पास, क्या है? जल्दी से बताओ। कोक अगर हमारा रिड्यूस नहीं कर पाता है तो CO भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे कोक के जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो? बोलो बोलो, CO भी यूज कर सकते हो, हीट करना पड़ेगा। सही है? तो ये क्या बनेगा? जल्दी से बताइए, क्या बनेगा? CO यूज करना है, Fe प्लस CO2 निकलेगा। क्या निकलेगा? Fe प्लस ऑफ CO2 निकलने वाला है। अरे पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? जल्दी से बताओ हाँ या ना? हाँ या ना? वेरी गुड।
आप लोगों को एक पॉइंट्स बता दूं, जब आप कोक से रिड्यूस करते हो ना, जब आप कोक से रिड्यूस करते हो तो इस प्रोसेस को हम स्मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। स्मेल्टिंग प्रोसेस। जब आप किसी भी ऑक्साइड को कोक से रिड्यूस करते हो तो उस प्रोसेस को हम स्मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। एक और तरीका अपने पास क्या है कि अगर आपके पास सपोज किसी और का ऑक्साइड है ना, MnO2 है, क्या है जल्दी से बताओ, MnO2 है। MnO2 को आप इससे मोर रिएक्टिव जैसे एल्युमिनियम मेटल से आप इसको हीट कर दोगे तो ये ऑक्सीजन किसके साथ आ जाएगा, Al2O3 आ जाएगा प्लस Mn आ जाएगा। तो इससे भी रिडक्शन होती है, इससे भी रिडक्शन होती है, सही या नहीं है। एल्युमिनियम से भी हम रिडक्शन कर सकते हैं। पल्ले पड़ा सभी लोगों को, जल्दी से बताओ, है ना, बहुत सही। जब आप एल्युमिनियम एज अ रिडक्शन यूज करते हो, एल्युमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, थर्माइट प्रोसेस। क्या बोलते हैं, थर्माइट प्रोसेस। एनसीईआरटी में नहीं, बस आप सुने रहोगे, अच्छा आपको लगने वाला है, ठीक है। अभी देखो मैं एक पूरे मेटल्स के लिए आपको प्रोसेस बताता हूं कि कैसे यूज करना है। पूरे मेटल्स के लिए आपको मेटलर्जी, एक्चुअली ये तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया सबको। अब एक पूरे मेटल्स के लिए मैं मेटलर्जी बताता हूं कि कैसे करना है। सपोज मेरे को किसका मेटलर्जी मैं आप लोगों को बताऊं, जल्दी से बताओ किसका मेटलर्जी बताऊंगा मैं, जिंक कार्बोनेट का सपोज उठाता हूं, ठीक है। जिंक कार्बोनेट का मेटलर्जी मेरे को करना है ना। जिंक कार्बोनेट एज अ ओर हमने उठा लिया है, कैलामाइन बोलते हैं एक्चुअली इसको हमने एज अ ओर सिलेक्ट किया है। तो ओर को पहले क्रशिंग करूंगा, ग्राइंडिंग करूंगा। क्या लिखोगे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्या, क्रशिंग एंड, बोलो बोलो, ग्राइंडिंग करोगे। उसके बाद क्या करोगे भैया, इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग करोगे। क्या करोगे, हाइड्रोलिक, है ना, हाइड्रोलिक वॉशिंग करोगे। हाइड्रोलिक वॉशिंग करने के बाद क्या करोगे बच्चा, जल्दी से बताओ। हाइड्रोलिक वॉशिंग करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो बताइए। फ्रोथ फ्लोटेशन तो सल्फाइड के लिए यूज करते हैं, है ना, और मैग्नेटिक सेपरेशन आयरन वाले के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये चीजें नहीं होगी। अब अपन लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे जल्दी से बताओ। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है और एक कार्बोनेट का ओर है, तो यहाँ पे हम कैल्सिनेशन करेंगे। क्या करेंगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज करेंगे। कैल्सिनेशन प्रोसेस कैसे यूज करेंगे, जिंक कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो ये जिंक ऑक्साइड प्लस अब क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ये कैल्सिनेशन प्रोसेस हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑक्साइड और को, ऑक्साइड ऑफ मेटल, है ना, को कन्वर्ट करना है किस चीज में बच्चों, ऑक्साइड ऑफ मेटल को कन्वर्ट करना है मेटल में। तो यहाँ पे होगी रिडक्शन। क्या करना है बच्चों, रिडक्शन प्रोसेस यूज करना है, रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे करना है, जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ डाल दो या CO के साथ डाल सकते हो। किसके साथ, CO के साथ भी डाल सकते हो। तो ये रिएक्शंस क्या होने वाली है, CO Zn प्लस CO2। ये हमारे पास Zn बना। ये Zn हमारे पास इम्प्योर ही मेटल होता है। क्या होता है, प्योर फॉर्म नहीं होता, इम्प्योर मेटल होता है। इस इम्प्योर फॉर्म मेटल्स को हम रिफाइनिंग करते हैं। क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग करने के बाद आपके पास Zn प्योर मेटल मिलता है, Zn प्योर मेटल मिलता है। इतनी कहानी समझ में आई या नहीं आई बच्चों। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस हुआ। एक जिंक कार्बोनेट को हम कैसे, जिंक कार्बोनेट से जिंक को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं सभी लोगों से। पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा बताओ, हाँ या ना। तो चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अच्छे से इसको रिवाइज करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।